राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज लगातार तीसरा फुल बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान किया गया। वहीं सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी। जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिल सकेगा। वहीं बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब एक कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख तक कर दिया गया है। वहीं जलदाय विभाग में 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। इसके साथ ही नई जल नीति लाने का भी बड़ा ऐलान किया गया। करीब 6500 गांवों को हर घर नल, हर घर जल योजना से अब जोड़ा जाएगा। प्रदेश की बावड़ियां हमारे प्राचीन जल संरक्षण परंपरा का प्रतीक है। इसको भावी पीढ़ी के लिए सहेजना हमारा दायित्व है। इस दृष्टि से राज्य की चिन्हित बावड़ियों के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक समृद्धि का चित्रण करने वाली शेखावटी क्षेत्र की भित्ति चित्र युक्त हवेलियां हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इनके संरक्षण एवं विकास के लिए शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनू, चुरू एवं सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के फसाड इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर व साफ सफाई संबंधी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही हवेली को पर्यटन इकाई के रूप में परिवर्तित करने वाले हवेली स्वामी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आगामी 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दृष्टि से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक राजस्थान बजट 2026-27 में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने जैसलमेर के खुरी में अल्ट्रा लग्जरी विशेष पर्यटन क्षेत्र यानी कि STZ और कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, डिग्गी और मंडावा में प्रवेश मार्गों को मॉडल सड़कों और सौंदर्यकरण के जरिए विकसित किया जाएगा, जबकि भरतपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण होगा। राज्य भर में चिन्हित बावड़ियों के संरक्षण और पुनरुद्धार और शेखावाटी क्षेत्र की 660 से अधिक हवेलियों का फसाड सुधार, स्वच्छता एवं सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके साथ ही हवेली मालिकों को पर्यटन इकाई के रूप में वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास भी किए जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में थार संस्कृति सर्किट, झुंझुनू में वॉर म्यूजियम, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ग्रामीण पर्यटन के लिए होम स्टे संचालकों को ब्याज अनुदान, संभाग स्तर पर लोक नृत्य महोत्सव, टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स का सौंदर्यकरण और महिला कर्मियों की तैनाती, प्रमुख त्योहारों पर मंदिरों का सौंदर्यकरण, देवस्थान विभाग की भूमि पर BOT मॉडल से धर्मशालाओं का विकास और सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना शामिल है। निश्चित तौर पर सरकार ने हर तबके का ध्यान रखा है, चाहे बिजली हो, पानी हो, युवा हो, किसान हो। कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए पहले दृष्टि में तो व्यापारियों के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए, लोगों के लिए स्वागत योग्य है। मैं एक उद्यमी होने के नाते ये कहता हूँ कि नया टैक्स ना लगा के डेवलप और विकास अगर पूरे राजस्थान का होगा, एक नई नीति बने। CM साहब हैं और जो डिप्टी CM साहिबा हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जो 2 साल का ये आज बजट आया है 2024-25 और 25 से 26, इसमें कुछ ज्यादा अच्छी बढ़ोतरी करी है। जैसे कि मैं खुद एक महिला हूँ, तो सबसे पहले ग्रामीण महिलाओं के लिए ये बात करना चाहूंगी कि उनके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बात कही है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिजिटल अब हमारे आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा आ रहा है और उससे भी बढ़िया जो AI आजकल के ज़माने में चल रहा है, तो दिल्ली से उसकी मेंटरिंग के लिए, ऑनलाइन मेंटरिंग के लिए जो शुरुआत करी है वो बहुत अच्छी है। बहुत से स्कूल कॉलेजेस बढ़ाए जा रहे हैं।
यूथ के लिए अगर एजुकेशन के लिए बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट जो कि हिला हुआ था राजस्थान में, उसके लिए जो बढ़ोतरी के लिए सत्र आया है वो बहुत शानदार है, क्योंकि जितना यूथ को काम मिलेगा उतना ही अच्छा है। और जैसा कि दिया कुमारी जी ने बताया कि बहुत सारे इन सब यूथ में आने के लिए बहुत सारी डेजिग्नेशंस खाली करी गई हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ेगा। ग्रामीण महिलाएं जो कि घर में ही सिर्फ काम करती थी, उनके जो योजना बनाई गई है वो सत्र, जैसे एसएचजी की बात करें, जो एम्पावरमेंट के लिए, जो स्टार्टअप्स के लिए आई है, तो दुगना क्रम कर दिया गया है उनके लिए। तो ये बहुत अच्छी इस बार इस बजट में वो झलक दिखी है जो महिला उद्यमियों के लिए है। जैसे इन्होंने 350 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है न्यू इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। ये हमारी रिक्वेस्ट थी कहीं ना कहीं हमारी वित्त मंत्री से कि महिलाओं के लिए इंडस्ट्रियल पार्क में एक संरक्षक मिले ताकि वो महिला उद्यमी आगे आए। इन्होंने एक लाइन और बोली कि जो हमारी यहाँ की राजस्थान के लोग हैं वो हमेशा काम मांगने वाले होते हैं, काम देने वाले होने चाहिए। ये आज हम लोगों ने डिमांड किया था प्री बजट में कि महिला उद्यमी जो है हमेशा काम मांगने वाली होती है, क्यों ना वो काम देने वाली बने। तो इन्होंने जो लोन के लिए लखपति दीदी योजना है और मल्टीपल चीजें अगर आप देखें तो महिलाओं को सुरक्षित। आज का बजट एक अच्छा बजट है क्योंकि इसमें प्रत्येक सेक्टर का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें काफी घोषणाएं की हैं। व्यापारी वर्ग को भी एमएनएसटी स्कीम को आगे बढ़ाया है, लेकिन इतनी घोषणाएं जो इन्होंने की हैं ये धरातल पर उतरनी चाहिए, जब जाके कहीं भी राजस्थान का विकास होगा। व्यापारियों के लिए भी जो राइजिंग राजस्थान का ये इनका चल रहा है, इसको भी इस पर पूरा फोकस है, क्योंकि बाहर के लोग जब यहाँ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित ही राजस्थान की ग्रोथ होगी। इसलिए आज के बजट में एक भी इन्होंने सेक्टर को नहीं छोड़ा है, चाहे महिला का है, चाहे युवाओं का है, चाहे बच्चों का है, चाहे चिकित्सा को लेके है, चाहे सुरक्षा को लेके है, चाहे और भी शिक्षा को लेके है। सारे इन्होंने घोषणा तो की है, लेकिन घोषणाएं कितनी अमल रूप में आती हैं ये सब समय। मैं ये समझता हूँ ये विकसित राजस्थान का बजट है 2047 को ध्यान में रखते हुए कि 2047 तक हम 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे लेके जाए। और बिना उद्योग के ये चीज़ें संभव नहीं है। उद्योग जितना डेवलप होगा, उद्योग पे जितनी रियायतें देंगे या उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो जो चीज़ देगी। आज जैसे रिप्स की सरकार ने घोषणा की है कि रिप्स के अंदर सर्विस और दूसरी चीज़ों को भी जोड़ा गया है। इसी के लिहाज से मैं ये समझता हूँ अभी जो लॉजिस्टिक पार्क जो अभी राजस्थान में एक बड़ी कमी है, क्योंकि हम देखते हैं सड़कों पे जहाँ तहाँ ट्रक खड़े रहते हैं, तो इसके लिए पूरे राजस्थान में लॉजिस्टिक पार्क लाने की ज़रूरत भी थी और जिसका हमने सुझाव भी दिया, सरकार ने माना। 400 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान भी रखा और साथ साथ पीपीपी मॉडल पे सरकार ये लॉजिस्टिक पार्क लेके आ रही है और वो तभी सफल होगी जब पीपीपी मॉडल पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएगी। फिर भी हमारी एक बड़ी डिमांड थी बिजली की रेट को कम करने की, वो सरकार। वहीं राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विकास परियोजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बजट में आम जनता, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास को गति देने और हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त मंत्री दिया कुमारी को सम्मान स्वरूप मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके प्रयासों की सराहना भी की। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा परिसर स्थित हापक्ष लॉबी में अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और सिद्धांतों को स्मरण करते हुए कहा कि उनका अंत्योदय का दर्शन समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। जोधपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी सरकार का तीसरा बजट आज उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा के सामने पेश किया। बजट में विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनमें विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए प्रावधान शामिल हैं। बजट पेश होने के बाद आम लोगों में इसका स्वागत भी हुआ और कुछ ने इसे सकारात्मक बताया, जबकि कुछ वर्गों ने इसे अपनी अपेक्षाओं के अनुसार अपर्याप्त भी माना।
बजट को लेकर अगर देखा जाए तो जब से महत्वपूर्ण था, डबल इंजन की सरकार थी और सरकार के साथ ही जो आज बजट का इंतजार था, उसी को लेकर जोधपुर शहर में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ में घनश्याम जी ओझा मौजूद हैं। लघु उद्योग भारती का जो कार्यक्रम था उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर गणमान्य नागरिक के साथ में इस कार्यक्रम को देखा गया था। किस तरह का बजट आया है, क्या कहना है सर आज जो बजट आया गया है और क्या उम्मीदें थी, क्या हम उन उम्मीदों पर खरे उतरे? आज का बजट मैंने वित्त मंत्री जी ने जो पेश किया है बहुत ही शानदार बजट है। उसमें राजस्थान के सभी सेक्टर, चाहे उद्यमी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका ध्यान रखा गया और विशेष के फोकस किया गया है कि राजस्थान 2047 तक विकसित राजस्थान कैसे बने। इसके लिए सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए, बिजली तंत्र को मजबूत करने के लिए और पानी के सिस्टम को मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। नौकरी कैसे बढ़े, सरकार का रेवेन्यू कैसे बढ़े, इसके लिए भी पर्यटन उद्योग और महिला उद्योग पर विशेष फोकस किया गया है। जो सफल महिला उद्यमी है उनको ब्याज में विशेष अनुदान और साथ ही पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जितने भी हमारे जो शेखावाटी में हवेली है उन हवेलियों का हेरिटेज लुक देने के लिए और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में यहाँ जोधपुर जैसलमेर को एक टूरिज्म का कॉरिडोर बनाने की घोषणा इस बजट में की गई है। टूरिज्म की नौकरी और बात की जा रही है, बेरोजगारी की अगर बात करें तो क्या लगता है सर, यूथ को लेकर जो पूर्व में भी सरकार ने नौकरियां दी थी, इस बार की अगर बात की जाए तो कहीं लगता है कि इस बार बजट में कहीं न कहीं राहत मिलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए जोधपुर के अंदर ही मेजर शैतान सिंह जी के नाम से एक शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र की घोषणा भी की गई है और साथ ही उसके बजट का आवंटन भी किया गया है। इसके माध्यम से युवा ट्रेनिंग लेने के बाद में वो यहाँ आराम से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही इंटर बिजनेस ट्रेनिंग देने के लिए भी प्रत्येक जिला के हेडक्वार्टर पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा भी की गई है। इन सब जो इंफ्रा को लेकर जो काम किया जा रहा है इसके दूरगामी परिणाम होंगे और राजस्थान बहुत जल्दी विकसित राजस्थान बनेगा। आपको ध्यान होगा जब राज्य राजस्थान जो 2 वर्ष पहले हुआ था उसके काम और डेट बढ़ाई गई है और 2026 तक इसमें एमओयू साइन किए जाएंगे और सभी जो उद्यमी एमओयू साइन करेंगे उनको भूमि देकर राजस्थान में उद्योग कैसे लगे इसके कवायद की जा रही है। एमओयू की बात करें सुरेश जी तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो सरकार जो अपना कदम बढ़ा रही है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात करें, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की बात करें, जो एक्सपोर्ट की बात करें, तो कहीं न कहीं अगला कदम इस बजट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसा कि विदित है कि राजस्थान सरकार पहले साल से उद्योगों के लिए बड़ी संवेदनशील है और उद्योगपतियों के बारे में बड़ा ध्यान रख रही है। इस बजट की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले 1 लाख युवाओं को ब्याज रहित लोन देने के बारे में उन्होंने घोषणा की है और दूसरा लघु उद्योगों के लिए प्लग एंड प्ले के तहत उद्योगों को स्थापित करने के लिए इस बजट में 385 करोड़ का प्रावधान रखा है। जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा है इन्होंने और औद्योगिक पानी के बारे में स्कीम लाने के बारे में कहा, ट्रीटेड पानी को वापस यूज देने के लिए प्रावधान रखा है और औद्योगिक मार्गों के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है और उद्योगों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं के उद्यमों को पहले 50 लाख तक ऋण को बढ़ा करके 1 लाख करोड़ तक का ऋण देने के बारे में प्रावधान रखा है। ऋण बढ़ा दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष हमारे साथ में है, क्या लगता है जो बजट आज पेश किया गया डबल इंजन की सरकार का? आज हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है जिसमें पेयजल की योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए की बात हो, सड़कों की योजना के लिए बात हो, किसानों के लिए क्या खातेदारी में सरलीकरण की बात हो एवं निवेश शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, औद्योगिक क्षेत्र में बात हो। राजस्थान की सरकार ने आम जनता को राहत भरा बजट पेश किया गया है। इसमें जोधपुर को भी नई सौगातें मिली है। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल सेंटर दिया गया है। इंटरनेशनल व्यापारिक सेंटर जोधपुर को दिया गया है। धार सांस्कृतिक सेंटर जोधपुर को दिया गया है। इस तरह से राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री ने एक ऐतिहासिक बजट दिया जो कि आम जनता को राहत प्रदान करने वाला बजट है। ऐतिहासिक बात की जा रही है। हम शहर की अगर सौगातों की बात करें, इस शहर के सौगात को लेकर काफी उम्मीद थी। क्या लगता है इस बजट में आम जन को कहीं न कहीं सहभागिता को लेकर बजट को राहत मिली है? इस बजट में सबसे जो राहत मिली है वो राहत है इसके अंदर युवाओं को। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कौशल के डेवलपमेंट के सेक्टर की बात हो, राजस्थान सरकार ने इसका विशेष प्रावधान और विशेष ध्यान और ख्याल रखा है और जो ये 2026 और 27 का जो बजट है ये राजस्थान के विकसित राजस्थान का संकल्प का प्रतिबिंब है। ये बजट राजस्थान को बहुत ही सशक्त बनाएगा
और इसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए विकसित राजस्थान की ओर हम अग्रसर होंगे। क्या लगता है जो युवा है और युवा के रोजगार हैं और सबसे अहम बात है कि जो ऋण देने की बात की जा रही है, तो कहीं आम जनता को जो राहत की बात करें तो वो कहीं न कहीं मिली है? देखिए बिल्कुल इसमें मिली है। अगर चाहे महिला वर्ग हो, महिला वर्ग के अगर उद्यमी है तो उद्यमी महिलाओं को भी जो बैंक से जो लोन जो लेंगे उसमें काफी ब्याज में राहत होगी। चाहे किसानों का वर्ग अगर देखें तो किसानों को भी जो ब्याज लिया उसके अंदर उसमें राहत मिलेगी। युवाओं का जो कौशल के प्रति राजस्थान सरकार ने जो अपना संकल्प को सिद्धि की ओर जो लेके जा रही है उसमें काफी युवाओं का कौशल प्राप्त होगा। तो कौशल प्राप्त होगा ऑफकोर्स के इसके अंदर इसमें उनका चाहे व्यापार हो चाहे कोई सर्विस सेक्टर हो उसमें युवाओं को काफी मदद मिली। क्या लगता है जो बजट पेश किया गया है जोधपुर शहर को अगर बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री ने काफी सौगातें दी है, इस शहर की अगर आज की बात की जाए तो क्या सौगात मिली आपको शहर में? सौगात तो जो नशा आज युवा पीढ़ी में बढ़ रहा है, पूरे राजस्थान में 300 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें नशा मुक्ति का एक केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें नशा मुक्ति बच्चों को सिखाया जाएगा और नशा मुक्ति उसमें होगी तो जो नशा करने वाले होंगे उनको वहाँ भर्ती करके उनको नशा मुक्त किया जाएगा। क्या लगता है इस बजट से खाली घोषणा ही हुई या पूर्व में जो बकाया घोषणा रही थी उन पे भी क्रियान्वयन होगा? नहीं 100% कार्यान्वयन होगा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पिछले 2 साल में जितना कार्य हुआ है हमने लगभग जो वादा किया था उसका 70% हमने पूरा किया है। 70% वादे की बात की जा रही है। आप तो जानते हैं आपकी हंसी भी काफी चीजें करी है, केवल बातों का बनावटी बजट नहीं लग रहा है? नहीं, वो समय चला गया जब बातों और बनावटी जो बजट हुआ करते थे, दीवा सपना दिखा के कपोल कल्पित बातें करके जो बजट जारी किए जाते थे, उससे दूर ये बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला बजट है, जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, वैश्विक दृष्टिकोण से युवाओं को सशक्त करने का कार्यक्रम जो है इम्पोज किया गया है। इस बजट में जो भी घोषणाएं और जो मदें जारी की गई है वो वास्तविक धरातल में स्पष्ट रूप ये प्रवक्ता है जो वास्तविक धरातल की बात कर रहे हैं। पवन जी काफी लंबे से संघर्ष कर रहे हैं, बजट का इंतजार था, क्या लगता है आम जनता को इस बजट से राहत है कहीं? बिल्कुल आम जनता को बहुत ज्यादा राहत है और आम जनता को ध्यान में रखकर ये बजट किया गया है। जिस तरीके से बताया जाए क्या क्या राहत है, जैसे मैं एक मिडिल परिवार से आता हूँ तो मुझे क्या राहत मिली है? देखो इसमें जो राहत दी है वित्त मंत्री जी ने, उन्होंने जो युवा वर्ग और जो मध्यम वर्ग है उनके लिए जो लोन है बिना ब्याज के ऋण दिया गया है, उसके लिए करीब लाख रुपए बिना ब्याज के ऋण दिया गया है। ताकि ऋण की बात की गई है, किसानों की अगर बात करें तो क्या लगा बजट में इस बार किसानों को क्या बजट में विशेष सुविधाएं मिली है? देखो किसानों में इसको बजट में विशेष छूट दी गई है, इसमें ब्याज में विशेष छूट दी गई है और ऋण बढ़ाया गया है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट को अच्छा संतुलित से बजट पेश किया गया है। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र देख लो, उद्यमी का क्षेत्र देखो, सड़कों का विकास देख लो, शिक्षा का क्षेत्र देखो, वीरांगना का, सैनिकों का, शिक्षा का, जो भी हर तरीके से आप डेयरी का, अब हर क्षेत्र में देखो, सबको साथ में लेकर विकास इसमें बजट को पेश किया गया है। बहुत ही संतुलित बजट पेश किया गया है, बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। गौरव जी क्या कहना है बजट को लेकर? जोधपुर शहर काफी देर से इंतजार कर रहा था और आप भी बजट देख रहे थे। देखिए साहब, आज का ये बजट रोजगार को लेके, विकास को लेके और आत्मनिर्भरता को लेके विकास देने वाला बजट है, आगे ले जाने वाला बजट है। चाहे महिलाओं की बात कीजिए, चाहे युवाओं की बात कीजिए, स्वरोजगार योजनाओं के तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का लोन मिलेगा। चाहे महिलाओं की या यूथों की बात कीजिए कि जैसे आत्मरक्षा के लिए आज करीब 300 विद्यालय के अंदर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बना हुआ है, तो 150 विद्यालय के अंदर और नए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे। और महिला उद्यमिता की बात की जाए तो महिला उद्यमिता की बात कर रहे हैं, महिला नेता हमारे साथ में है। क्या लगता है, आप बजट देख रही थी, जो कौशल विकास की अगर बात करें, जो बजट है, क्या वाकई में इस बजट पे क्रियान्वयन होगी? बिल्कुल, महिला हूँ तो महिलाओं के लिए हमने विशेषकर ध्यान दिया कि महिलाओं को क्या दिया गया है इस बजट के माध्यम से। स्वरोजगार, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्वरोजगार के माध्यम से जो पहले 50 लाख दिया जाता था, आज 1 करोड़ महिलाओं को देने की बात की गई है। आज जिला स्तर पर बीपीओ के माध्यम से पहले 1 लाख जो दिया जाता था, आज 1.5 लाख दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, राज सखी स्टोर
की स्थापना की बात की गई है, जिससे महिलाओं जो प्रोडक्ट बना रही है अपना, जो अपने बिजनेस को डिस्प्ले करना चाहती है, मार्केटिंग के थ्रू एक्सपोज करना चाह रही है। महिला उद्यमी की अगर बात करें, विकास कौशल की बात करें, सशक्त युवा, सशक्त राजस्थान को लेकर एक सबसे बड़ा बजट था जिसको काफी उम्मीदें थी। अब देखना है कि कितना बजट कारगर साबित होता है और कितनी क्रियान्वित ये चीजें सारी जमीन पर उतर कर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच बेधड़क, जोधपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता में इसे विकसित राजस्थान विजन 2047 को धरातल पर उतारने वाला ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों की खुशहाली की गारंटी का कार्ड है और राज्य को समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस और बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट का केंद्र बिंदु सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, जिसके माध्यम से हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर घर में खुशहाली सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा भी मौजूद रहे। आज हमने 2025-26 का बजट विधानसभा में रखा है। हमने ये बजट हमारे द्वारा तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को धरातल पर उतारने के लिए एक एक्शन प्लान के रूप में तैयार किया है। हमारी सरकार ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मार्गदर्शित 3 कर्तव्यों के आधार पर है। पहला, तेज और स्थिर आर्थिक विकास। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, सबका साथ सबका विकास से प्रेरणा लेते हुए अपना बजट बनाया है। हमने संकल्प पत्र 2023 में 392 घोषणाएं की थी, जिन्हें 5 साल में पूरा करना था, लेकिन हमने 5 साल का इंतजार नहीं किया। हमने 2 साल में ही 282 घोषणाएं यानी कि 72% से अधिक को पूरा करके दिखाया है। इसी तरह बजट 2024-25 की 1277 घोषणाओं में से 1188 यानी 93% को धरातल पर लागू कर दिया है। पिछली साल के बजट की 1441 घोषणाओं में 1246 घोषणाएं यानी कि 86% को धरातल पर उतार। वित्त मंत्री ने शेखावाटी क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। शेखावाटी को यमुना जल उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई में राहत, कृषि उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक मजबूती मिलेगी। वहीं झुंझुनू में एयरपोर्ट स्थापना संभावनाओं पर अध्ययन किया जाएगा, जिससे कि औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन विकास को गति मिलेगी। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सभी सेवाओं का एकीकृत केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षित कर पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने और विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। इन घोषणाओं से शेखावाटी में विकास और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। बहुत शानदार बजट पेश हुआ और विशेष करके शेखावाटी के तो तीनों जिलों के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात दी है। यमुना जल समझौते को तो जमीन पर लाने के लिए 3200 करोड़ रुपए की तो तीनों जिलों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का, भजनलाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरे शेखावाटी के लोग। इस बात के लिए जो 35 साल से जो समस्या थी उसका निदान आज एक किनारे पे आ गया है। 3200 करोड़ रुपए की सौगात देना बहुत बड़ी धन्यवाद की बात है। इस घोषणा को अच्छे तरह से देख रहे हैं और ये बढ़िया काम कर रहे हैं। जो सूर्य गाथा है, ये वीरा की भूमि है,
योजना में अनेक वीर है, अनेक वीर शहीद हुए हैं। अगर वो बनेगो तो लोग आने जाने देखेंगे, उनका बाल बच्चा भी देखेंगे। और अब खबर जयपुर से। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट का पिटारा खोलकर सभी वर्गों को ऐतिहासिक तोहफे दिए। इसी विषय पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने वित्त मंत्री दिया कुमारी से खास बातचीत की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है राजस्थान की विधानसभा में, उनसे सीधे बात करते हैं। मैम, 2 घंटे 54 मिनट आपने बजट पेश किया। कई बार विपक्ष ने ऐतराज उस पर जताया, इतना लंबा भाषण आपकी तरफ से दिया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि कई बार बजट आया, ये जमीनी धरातल पर कैसे उतरेगा? जमीनी धरातल पर तो हमारा बजट पहले से ही उतर गया है। मोर देन 70% जितनी भी घोषणाएं थी वो धरातल पर उतर चुकी है। और मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग, मकसद यही है, क्योंकि देखिए राइजिंग राजस्थान हुआ, उसके बाद हम लोगों ने जैसे हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला भी जो पूरा प्रोसेस था उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। इस बार भी उस दिशा में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अनाउंस की हैं। बाकी हेल्थ सेक्टर को बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस बार हम लोगों ने ज़्यादा फंड्स दिए हैं। किसानों को कैसे और ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए उस पर किया है। महिलाओं को भी बहुत इजी लोन्स हम लोगों ने इस बार फिर से अनाउंस किए। लखपति दीदी का भी जो दायरा है उसको बढ़ाया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे हमारे बच्चों की बात करें, हम बात करें स्कूल्स की, एजुकेशन पे भी बहुत फोकस किया गया है, टूरिज्म पे भी किया है। तो हर सेक्टर को हमने लिया है। पर राजस्थान आपको पूरा सुन रहा है। पूरे बजट को मैंने भी आपको सुना कि आपने फोकस किया है गाँव पर, ढाणी पर, उस वर्ग को। मतलब एक बहुत ऐसी नहीं कि हम कई बार बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन आपने हर वर्ग को टच करने का प्रयास किया है। बिल्कुल किया है। और ये हमारी सरकार के लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर है कि हम गरीब से गरीब व्यक्ति को और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत बना सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो हमारे रूरल एरियाज़ में, उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जिस तरह से राइजिंग राजस्थान के बाद हमारा बहुत बड़ा उद्योग, मैं मानती हूँ इंडस्ट्री का जो अब इंटरेस्ट है वो राजस्थान में बढ़ा है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो उससे डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। महिलाएं भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हो गई है। सारी चीज़ें। आपकी सरकार को सनातन की सरकार कहा जाता है, इस दिशा में क्या घोषणा किया? देखिए, मैंने आप देखेंगे आप कि जो हमने बात की है कि हमारे जो हमारे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ पर बहुत सारे हमारे दर्शनार्थी जाते हैं, उन सभी मंदिरों के लिए उनको और कैसे अच्छा बनाया जाए, वहाँ की कनेक्टिविटी, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ पर सौंदर्यीकरण, वो भी हमने अनाउंसमेंट्स की है। थैंक यू। ये थी डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जिनका कहना है कि हमारा बजट सभी वर्गों को साधते हुए विकसित राजस्थान की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। वीडियो जर्नलिस्ट लाल सिंह फौजदार के साथ सच बेधड़क, जयपुर। और अब खबर बांसवाड़ा से। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस फैसले से न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं को भी पायलट बनने के अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। खासतौर पर जनजातीय क्षेत्र के युवाओं के लिए ये कदम संबल और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तलवाड़ा स्थित हवाई पट्टी पर प्रस्तावित ट्रेनिंग सेंटर खुलने से हवाई सेवाओं के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आमजन ने सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि आर्थिक अभाव के कारण कई युवाओं के पायलट बनने के सपने अधूरे रह जाते थे, लेकिन अब ये घोषणा उनके सपनों को एक नई उड़ान देगी। बजट में घोषणा हुई है कि तलवाड़ा बांसवाड़ा में फ्लाइंग जोन जो बना है उससे यूथ लोगों को नए नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे वो यहाँ पर कुछ अच्छा सीख सकते हैं, पायलट बनने की कोशिश कर सकते हैं। और ये यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है और बहुत गौरव की बात है ये बांसवाड़ा तलवाड़ा। पहाड़ी देश में जो भी हमारे जो लोग गए हैं जो रोजगार के लिए, अब उनके आने के लिए कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो उनको दिल्ली से, मुंबई से आना पड़ता है, वो सीधा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बीकानेर की। खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर पर्यावरण प्रेमियों का महापड़ाव जारी है। महापड़ाव के 10वें दिन साधु संतों ने सरकार प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। घोषणा नहीं होने पर मुकामधाम में आने वाले दर्शनार्थियों को बुलाएंगे। साधु संतों की होने वाली कथाओं को महापड़ाव में लोगों को सुनाया भी जाएगा। बीकानेर प्रशासन पर धनार्थियों को परेशान करने का आरोप, समर्थन देने वाले लोगों को नोटिस भेजकर परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है।
यदि हम सब लोगों को आप दवा भी दोगे तो ये पूरे समाज के घर घर से लोग निकल करके आएंगे, घर घर से पर्यावरण प्रेमी निकलेगा। उन सबको कहाँ से दबाओगे? और अब तो आगे मुकाम का मेला आ रहा है, और अब की बार मुकाम का मेला हम खिचड़ियों के नाम ही कर देंगे, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तभी कह दिया था कि मेला अब की बार हमेशा एकादशी से शुरू होता है, लेकिन अब की बार मेला प्रतिपदा को शुरू हो गया था और 15 दिन हो गए यहाँ चल रहा है। लेकिन अब ये मेला अपने उफान पे आएगा, और जब इतने उफान पे लोग आ जाएंगे तो फिर शहर की व्यवस्थाओं का क्या होगा। इसलिए प्रशासन को सोच लेना चाहिए, और हमारी वाजिब सी मांग है उसको मान। वहीं फलौदी में खिजड़ी पेड़ों की कथित अवैध कटाई के विरोध में विश्नोई समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में समाज के लोग सड़कों पर उतरे और पेड़ बचाओ जीवन बचाओ जैसे नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए सख्त ट्री एक्ट कानून बनाया जाए। वहीं विश्नोई नवयुवक मंडल के अध्यक्ष विजय नोखड़ा ने कहा कि खिचड़ी मरुस्थल में जीवन का आधार है और इसकी कटाई पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रही है। तो वहीं उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई लोहावट ने दोषियों पर भारी जुर्माना और उन्हें जेल भेजने की मांग की है। प्रदर्शन में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खिचड़ी सहित सभी पेड़ों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी लिया। विष्णु नवयुवक मंडल और युवा शक्ति पर्यावरण प्रेमियों के नेतृत्व में एक दिन का जो बीकानेर में महापड़ाव चल रहा है उसके समर्थन में एक दिन का सांकेतिक धरना भी रखा फलोदी के अंदर। हालांकि हमने फलोदी बंद का आह्वान किया था, लेकिन कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने हमें नहीं मिली परमिशन, क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम में कल शाम को ये घोषणा की थी तो हमें ये अनुमति नहीं मिली। तो इस वजह से एक दिन का सांकेतिक धरना रखा, और इस धरने का हमने उसी खेजड़ी कटाई के विरोध में और कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया, और कलेक्टर साहब को ये भी बोला गया, हमारा युवा टीम और गुरु हमारे महाराज जी थे संत सानिध्य के अंदर, हमने ये बोला कि जब तक कठोर राज्य सरकार द्वारा खेजड़ी कानून लाया जाए तब तक। जो हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने वर्षों पुराना बता दिया था कि इसके बिना जीवन नहीं है, मतलब इसके बिना जीवन है ही नहीं, कितनी बड़ी चीज है, उसको हम आज हमें पता चल रही है। कोरोना के अंदर खेजड़ी ने खुद बता दिया था कि मेरी कितनी शक्ति है, तो भी समझ नहीं रहे, तो भी मुख्यमंत्री मतलब एक झाट धर्मिता के तरह क्यों हमें मार रहे हैं बराबर, बताओ, बिना फालतू। भरतपुर से खबर। भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार बिना एडमिट कार्ड किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रुदावल के मोरोली डांग स्थित परीक्षा केंद्र पर भी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू एवं पारदर्शी संचालन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि परीक्षाओं की मॉनिटरिंग करेगी और नियमों की पालना सुनिश्चित करेगी। तैयारियां इस केंद्र की कर ली गई हैं। केंद्र पर बैठक व्यवस्था तैयार कर ली गई है। 10वीं में 126 विद्यार्थी पंजीकृत हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, और वहीं सीनियर सेकेंडरी में 91 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। उनकी सारी सीटिंग प्लान, टेबल, स्टूल वगैरह लगा करके कमरों में व्यवस्थित कर दिए गए हैं। परीक्षा प्रभारी ACS महोदय को निर्देशित कर दिया गया है, और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पत्र थाना अधिकारी रुदावल को भी भेजा गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण, सुष्ठापूर्ण संपन्न कराई जाएंगी। बोर्ड के नियमानुसार, दिशा निर्देशानुसार संपन्न की जाएंगी परीक्षाएं, जिससे विद्यार्थी बिना भय के। और बांसवाड़ा में माही जल संसाधन विभाग के 11 कर्मचारियों ने 3 माह से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में बुधवार को विभाग परिसर स्थित एडिशनल चीफ कार्यालय के बाहर धरना दिया और मौन प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया है। उन्होंने 1 वर्ष से लंबित DPC प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा करने की मांग की और चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान मुख्य अभियंता एवं एडिशनल चीफ प्रकाश जैन ने जल्द ही भुगतान और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर डटे रहे। हमारे जो कर्मचारी माही में है, जो 11 लोग हैं जिनको नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। हमने उच्च अधिकारी को बहुत सी बार हमने ज्ञापन भी दे दिया है, और यहाँ तक कि हमने जनरल चीफ से भी बात करी कि सर हमारा इसका सॉल्यूशन किया जाए। और हम लोगों ने उनसे मांग करी थी कि सर
भैया किसी को 4 देके सैलरी दिया जाए। और अब हमने कई बार मांग करी, लेकिन वहाँ से फिर अभी 2 दिन पहले एक लेटर आया कि इनकी तनख्वाह दूसरे ऑफिस से बनाए जाने के आदेश दिए, लेकिन उसमें भी जब तक हमारे यहाँ के अधिकारी डीडीओ हमारी आईडी ट्रांसफर नहीं करते। बांसवाड़ा अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग बांसवाड़ा कार्यालय में 11 कार्मिक कार्यरत हैं, जिसमें 4 अधिकारी बाकी अराजपत्रित कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें माह नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी का वेतन आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। 31 अक्टूबर को हमारे जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता थे उनका सेवानिवृत्ति हो गई। उसके पश्चात यहाँ पर किसी का पदस्थापन नहीं किया गया, जिस वजह से सैलरी आज तक नहीं मिली। हमने इस मुख्य अभियंता से कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन कर चुके हैं, किंतु हर बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है। काफ़ी प्रयासों के बाद 10 फरवरी को एक आदेश जारी किया गया जयपुर से, जिसमें मुख्य अभियंता में स्वीकृत पद होते हुए भी अन्यत्र स्थानों से वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी किए, किंतु डीडीओ का चार्ज किसी को नहीं दिया गया। और उस आदेश में नवंबर से जनवरी तक की। वहीं भरतपुर शहर के जनाना अस्पताल में एसीबी करौली टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लड स्टोरेज यूनिट राजकीय जनाना चिकित्सालय के लैब टेक्नीशियन और प्लेसमेंट कर्मी रामकुमार को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया था कि रामकुमार उससे टोली पुलर वॉर्डबॉय पद पर संविदा नियुक्ति देने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा था। शिकायत के सत्यापन और ट्रैप के बाद एसीबी ने रामकुमार को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी करौली ने बताया कि ये कार्रवाई अस्पताल की ब्लड स्टोरेज यूनिट में की गई है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बर्बादी ने चौकी करौली पर एक तहरीर प्रस्तुत की कि राम कुमार टेक्नीशियन जनरल अस्पताल भरतपुर मेरे से ट्रॉली जो वार्ड बॉय होते हैं उसके प्लेसमेंट एजेंसी के लगाने की एवज में 30,000 रुपये राशि मांग रहा है। इसके संदर्भ में मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशन में सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज ट्रैप की कार्रवाई की गई। राम कुमार को 25,000 रुपये नगद लेते हुए ट्रैप किया है। सर कहाँ से ट्रैप किया है? यहीं अपना ब्लड बैंक। जोधपुर से खबर, पटवारी रोहित कुमार 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी जोधपुर ग्रामीण की ट्रैप कार्रवाई। जमीन खाते में नाम संशोधन के बदले मांगी थी रिश्वत। 5,000 की मांग की गई थी, 4,000 में सौदा हुआ था। डीआईजी भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। खाजूवाला से खबर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के पास रेगिस्तान में मिली हेरोइन मादक पदार्थ। करीब 2 किलोग्राम हेरोइन बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बरामद की गई है। पाक की ओर से ड्रोन के माध्यम से ड्रॉप होने के अनुमान लगाए गए हैं। 2 किलोग्राम हेरोइन की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। खाजूवाला के IBM 14 BD के पास रेगिस्तान में बरामद हुई हेरोइन सीमा सुरक्षा बल और खाजूवाला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह प्रवेश के दौरान सिलेंडर में आग लगी है। आग लगने से 7 लोग आग में झुलस गए हैं, बुरी तरह झुलसे हैं। सभी घायलों को श्री डूंगरगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं 3 महिलाओं का श्री डूंगरगढ़ अस्पताल में उपचार जारी है। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को रेफर भी कर दिया गया। 1 महिला और 3 पुरुषों सहित यानी कि 4 लोगों को बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं हादसे की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। श्री डूंगरगढ़ थानाधिकारी कश्यप सिंह टीम के साथ मौके पर भी मौजूद रहे। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने चिता से उठाया युवक का शव। ग्रामीणों ने जताया कड़ा ऐतराज। मौके पर तनाव की स्थिति भी बनी। पुलिस को करना पड़ा विरोध का सामना। जी हां, थानाधिकारी गौरव प्रधान ने कई घंटों तक ग्रामीणों से समझाइश की। समझाइश के बाद चिता पर रखे शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कोरटा गांव के 22 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजन बिना पोस्टमार्टम अस्पताल से शव लेकर
अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में शव परिजनों के सुपुर्द भी कर दिया गया। पढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। दौसा की सिकराय से खबर है, जहां NH 21 पर कैलाई के पास बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद पूरे ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही विधायक विक्रम वंशीवाल सिकंदरा अस्पताल पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने इस दुर्घटना को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। रात को हमें पता चला एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ और उसमें 6 जने मृत हो गए। मौके पे तो 4 जने मृत हो गए थे। अभी मैं आया हूँ, देखा है परिवार। बीती रात को 10:30-11 बजे के आसपास एक दुर्घटना हुई है, जो ये पंडित पाव भाजी है इसके पास में, जिसमें स्विफ्ट कार सिकंदरा से दौसा की तरफ जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ चली गई। उधर से आ रहे ट्रेलर से टकराने की वजह से उसमें 8 फुट 4 व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। 2 को रेफर किया गया था, जिनमें से एक की दौसा जाते जाते डेथ हो गई और एक की SMS जाते जाते डेथ हो गई। कार में सवार सभी लोगों की डेथ हो गई। सभी कालाखू गांव के एक ही गांव के निवासी हैं और इनके बारे में सवाई माधोपुर से खबर, जहां रणथंभौर किले में एक बार फिर बाघिन T2504 का मूवमेंट देखा गया। जहां सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने सतर्कता बढ़ाते हुए लगातार मॉनिटरिंग शुरू कर दी। DFO मानस सिंह के निर्देश पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को तत्काल ही किले से सुरक्षित भी बाहर निकाला गया। वन विभाग की निगरानी में बाघिन ने कुछ समय बाद जंगल की ओर अपना रुख कर लिया, जिसके बाद किले का रास्ता फिर से सुचारू कर दिया गया। अधिकारियों ने बाघ के मूवमेंट को गंभीरता से लेते हुए पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। और अब खबर बयाना से। अचानक मौसम में हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर साफ तौर पर नजर आने लगा है। दिन में तेज धूप और सुबह शाम ठंड के कारण बयाना क्षेत्र में सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका असर बयाना उप जिला अस्पताल की OPD में देखने को मिल रहा है, जहां इन दिनों सबसे अधिक मरीज सर्दी, जुकाम और खांसी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर रविंद्र गोयल ने बताया कि दिन के समय तेज धूप होने के कारण लोगों ने गर्म कपड़े पहनना बंद कर दिया है, जबकि सुबह और शाम अभी भी ठंड बनी हुई है। इसके अलावा लोग खान पान में बदलाव कर ठंडी चीजों का सेवन करने लगे हैं। सर्दियों का जो जोर है बिल्कुल कम हो गया है, एकदम मौसम परिवर्तन आया है, गर्मी का मौसम आया है एक साथ, तो लोगों ने जो गर्म कपड़े हैं उनको पहनना बंद कर दिया है। इसके कारण जो शरीर की जो क्रियाविधि है, जो फिजियोलॉजी है, उसमें चेंज आया है। जैसे बच्चों, बुजुर्गों में काफी जो एलर्जी है या अस्थमा है, इस तरह के रोगों को ज्यादा बढ़ावा हो रहा है, खांसी है, जुकाम है। तो मेरा ये जनता से कहना है कि कपड़ों को प्रॉपर पहने और दवाइयों का प्रयोग करें, और जैसे गर्म पानी है या गर्म चीज सेवन करें, और नृत्य प्रति अपने काम को जल्दी निपटाएं और समय पर चिकित्सक। बांसवाड़ा शहर में बढ़ते आवारा डॉग और डॉग बाइट की घटनाओं को देखते हुए नगर परिषद ने विशेष अभियान शुरू किया है। परिषद की टीम सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर रही है। मौके पर ही इंजेक्शन देकर आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की जाती है और बाद में उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ा जाता है जहां से पकड़ा गया था। अधिकारियों के अनुसार शहर में आवारा डॉग की बढ़ती संख्या और हमलों की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। हम जहां से डॉग्स पकड़ते हैं और इनकी वैक्सीनेशन नसबंदी के बाद वापस वहीं छोड़ देते हैं। ये कब आदेश जारी किया आपको? ये हमारा अभी लगभग 6-7 दिन हुए हैं, तभी हम आए यहाँ पे। आपका क्या नाम है? बंटीनाथ। और अभी तक कितने पकड़? नागौर के मेड़ता सिटी में पंकज सोनी हत्याकांड के बाद स्वर्णकार समाज में जागरूकता बढ़ी है। समाज के लोगों ने पादुकला थाने पहुंचकर संदिग्ध बाहरी व्यक्तियों के पुलिस वेरिफिकेशन की मांग की। थानाधिकारी उमाशंकर ने दुकानों में CCTV और मजबूत लॉक लगाने के निर्देश भी दिए और राज ऐप के माध्यम से बाहरी व्यक्तियों के दस्तावेज जमा कर सत्यापन कराने की जानकारी दी। बैठक में ASI जुगल किशोर, ASI श्रवण राम विश्नोई, ASI चरण सिंह, उप प्रशासक हरीश सोनी सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे।
और अब खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में सड़क हादसा में पुलिस की जीप और कार में भीषण टक्कर हुई है। महिला थाना प्रभारी सीआई ज्योति नायक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में एक पुलिसकर्मी और कार चालक भी घायल हुए हैं। एसपी सहित सभी पुलिस अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंचे। सीकर शहर के जयपुर झुंझुनू बाईपास स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ट्रॉली गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग में रोड़ी सीमेंट ऊपर पहुंचाने के दौरान ट्रॉली का जो है हुक अचानक टूट गया, जिससे कि ट्रॉली नीचे गिर गई और वहां पर काम कर रहे मजदूर और एक अन्य व्यक्ति उसके नीचे दब गए। हादसा दोपहर करीब 12 बजे बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही दोनों घायलों को सीकर के श्री कल्याण अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश बुढ़ानिया ने बताया कि मृतकों में मध्य प्रदेश निवासी मजदूर सूरज और सुभाष शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पिपराली बाईपास पे उस पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में ये लोग काम कर रहे थे। जो मशीन के ऊपर रोडी मिक्सर जो ऊपर जाती है उसकी ट्रॉली का पैकेट टूटने से इनके ऊपर गिर गया और इन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें सुभाष है, वो नवलगढ़ के पास परशुरामपुरा का है, और दूसरा जो सूरज है ये एमपी का रहने वाला है। दोनों के परिजनों को सूचना दे